पेशेंट्स आते हैं कि वो बोलते हैं कि हमारे फैमिली में तो कभी ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, मुझे ब्रेस्ट कैंसर क्यों हुआ। द फैक्ट इज ओनली 5 to 10% ऑफ ऑल ब्रेस्ट कैंसर्स आर जेनेटिक, मोर देन 90% आर नॉट जेनेटिक। कैंसर ट्रीटेबल है ना? डेफिनेटली ट्रीटेबल है, क्योरेबल भी है। एनी काइंड ऑफ स्मोक इज डेंजरस कि सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग इज डेंजरस? अभी तक निकोटीन स्मोकिंग का सबसे ज्यादा है। कैंसर डेवलप होने में टाइम लगता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। कोई भी आपका ऑर्गन है जो कांस्टेंट एक्सपोजर उसको एक चीज से मिलता रहता है, तो उसमें कैंसर का चांसेस बढ़ता है। मोस्ट कॉमन कैंसर्स कौन से हैं? लंग कैंसर, कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट, दिस आर द टॉप 4। There are more chances of colon cancer if you are eating barbecued, non-vegetarian. So is that true? रेड मीट का तो प्रूवन है, रेड मीट इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलन कैंसर, मेनी अदर कैंसर्स एज वेल। ऐसा कोई फूड है क्या कि जो आपके कैंसर होने के चांसेस बढ़ाता है? जो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरीज होती है, हाँ। उससे कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं क्या? किस एज से एक स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए? 40 is a good age to start. If you want to be proactive, you can do it every year. So we do recommend आप monthly exam करो और फिर मैमोग्राम भी करो। Early detection gives better prognosis. Definitely. नमस्कार, अनफिल्टर्ड फैक्ट्स विद डॉक्टर रवि प्रजापति में आपका स्वागत है। 2022 का डेटा कहता है कि इंडिया में 15 लाख कैंसर के पेशेंट्स थे, जो 2025 में 17 से 18 लाख होने के चांसेस है। कैंसर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, उससे रिलेटेड फैक्टर्स, उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसको हम कैसे जल्दी जान सकते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, आइए जानते हैं मेरे बहुत ही अजीज दोस्त डॉक्टर भरत गारिया से, जो कि यूएस में प्रैक्टिस करते हैं एज अ ऑन्को फिजिशियन, जो खुद एक कैंसर के फिजिशियन है, जो यूएस की नंबर 1 जो सबसे टॉप की हॉस्पिटल है, एमडी एंडरसन कैंसर हॉस्पिटल एट फ्लोरिडा, वहाँ काम करते हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर भारत गारिया। नमस्कार भाई। थैंक यू। नमस्कार। हम तो एमबीबीएस के दोस्त हैं, हाँ, और इट इज़ एक्चुअली अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि यू आर वर्किंग एज अ एमडी और वी कैन से सुपर स्पेशलिस्ट ऑन्को फिजिशियन, जो कि कैंसर फिजिशियन होता है इन द बेस्ट हॉस्पिटल इन यूएसए। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो मैं आपको ना हमारे इस टॉक का एक बेसिक फॉर्मेट समझा देता हूँ, और हम ट्राई करेंगे कि जितना भी हो सके उतना हम हिंदी में बात करेंगे, जिससे कि हमारा ऑडियंस समझ सके। हम जनरली वी स्टार्ट विथ योर चाइल्डहुड, कि जिससे कि वी गेट टू नो कि तुम्हें इंस्पिरेशन कहाँ से मिला टू बिकम अ डॉक्टर, एंड देन योर जर्नी ऑफ बिकमिंग कैंसर फिजिशियन। या प्लीज। तो मैं बॉर्न अहमदाबाद में हुआ था, राइट। स्कूलिंग भी अहमदाबाद से की। पहले से ही स्कूल से ही मुझे मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट था। फिर पहले तो 10th में तो आपको पता है ए और बी ग्रुप का हमारे टाइम से स्टार्ट हुआ था। राइट, आफ्टर 10th। तो हाँ, राइट। तो पहले तो मैं ए ग्रुप लेने वाला था, मैथ्स। पूरा फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस होके। फिर पापा ने बोला, घर में बोला कि आप ठीक है मेडिकल में जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, यू आर डूइंग वेल। तो फिर बी ग्रुप चूज़ किया, राइट। और फिर बी ग्रुप में भी अच्छा किया, तो फॉर्चुनेटली हमने साथ में फिर एमबीबीएस किया। हाँ, और फिर गुड ओल्ड डेज है। हाँ, फिर एमबीबीएस के बाद में यूएस में शिफ्ट हो गया। फिर वहाँ पे रेसिडेंसी किया न्यू जर्सी में, इंटरनल मेडिसिन में 3 साल। उसके बाद सुपर स्पेशलिटी किया ऑन्कोलॉजी में, राइट। और अभी मैं ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट के पोजीशन पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। राइट। तो आपने एमबीबीएस तो यहाँ से किया, वीएस से, दैट आई नो। यस। फिर मास्टर्स आपका कहाँ से किया हाँ, आपने? सो मास्टर्स मैंने न्यू जर्सी से किया, हैकेनसैक मेरिडियन हेल्थ। राइट। सो वहाँ पे 3 साल का एमडी का प्रोग्राम होता है, जिसमें इंटरनल मेडिसिन या एमडी फिजिशियन बोलते हैं यहाँ पे, वो 3 साल का प्रैक्टिस किया। राइट। और वो 3 साल में आपको दूसरे रोटेशंस मिलते हैं, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी भी होता है। सो तभी से मेरा इंटरेस्ट ऑन्कोलॉजी में स्टार्ट हुआ।
राइट हमारा काफी अच्छे मेंटर्स थे वहाँ पे ऑन्कोलॉजी में, उनके साथ राउंड करते थे, उनके ऑफिस में जाते थे, तो पेशेंट्स को मिलते थे, उनकी फैमिली से मिलते थे। और ये एक ऐसी ब्रांच है कि जिसमें आप पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म फॉलो करते हैं। कई सारे पेशेंट्स हैं जो 5 साल 10 साल वी फॉलो देम, तो उससे अच्छा रेपो क्रिएट होता है। वी नो देम, वी नो देयर फैमिली ऑल्सो, सो वेरी रिवॉर्डिंग ब्रांच है ये। राइट सो आई एम लविंग इट। सो आफ्टर डूइंग योर मास्टर्स आपने किस यूनिवर्सिटी से योर दिस सुपर स्पेशलिटी एज अ कैंसर फिजिशियन या ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजी वो आपने कहाँ से किया? सो वो मैंने फ्लोरिडा से किया, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से। राइट सो वो भी 3 साल का प्रोग्राम होता है। राइट अगेन ड्यूरिंग फेलोशिप आपको डिफरेंट स्पेशलिटीज उसमें भी होती है, लंग कैंसर, कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट, डिफरेंट स्पेशलिटीज होती है। उसमें मेरा इंटरेस्ट ब्रेस्ट कैंसर में पहले से था, राइट रिसर्च किया उसमें, काफ़ी एडवांस, मेरे कलीग्स भी काफ़ी उसमें एडवांस थे, तो उनसे भी इंस्पिरेशन मिला। तो उस तरफ से मैंने फिर ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट पे मैंने ब्रेस्ट प्रैक्टिस स्टार्ट किया। वेरी गुड। अभी एक ना बेसिक सवाल ना जो होता है, जो सबको कंफ्यूजन, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है जिसको लेके, कि ऑन्को मतलब कि कैंसर, हाँ, फिर ऑन्को के पीछे बहुत सारे वो एडजेक्टिव्स लगते हैं। एडजेक्टिव्स हाँ, लगते हैं कि ऑन्को फिजिशियन, ऑन्को सर्जन, फिर रेडियोलॉजी ऑन्को फिजिशियन या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, फिर ऑन्कोलॉजिस्ट सिर्फ एक होता है। हाँ। सो इफ यू कैन प्लीज डिफरेंशिएट कि हाँ, तो ये ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट, ऑन्क मतलब जो ऑन्कोलॉजी रिलेटेड होता है उसको प्रैक्टिस जो भी करते हैं। यूएस में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, जो यहाँ पे उसको ऑन्को सर्जन बोलते हैं, वो है जो सिर्फ सर्जरी करते हैं। राइट वहाँ पे अगेन ब्रेस्ट सर्जन हो गया, थोरेसिक सर्जन हो गया, कोलन कैंसर का कोलोरेक्टल सर्जन हो गया, दे आर जस्ट प्योरली सर्जन्स। सो वो सर्जरी करते हैं, वो ना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, ना कोई रेडिएशन ट्रीटमेंट या ऐसा कुछ करते हैं। राइट सो वन हो गया सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, फिर होता है मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट वहाँ बोलते हैं, और यहाँ पे इंडिया में उसको ऑन्को फिजिशियन बोलते हैं। सो वो हम करते हैं ऑन्को फिजिशियन या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, वो सब मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम कीमोथेरेपी करते हैं, हार्मोन ब्लॉकिंग ट्रीटमेंट, टारगेटेड ट्रीटमेंट, इम्यूनोथेरेपी जो नया फॉर्म का ट्रीटमेंट है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन टू ट्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। सो वो सब ऑन्को फिजिशियन हो गया। रेडिएशन वो दूसरा ही ब्रांच है, उसको रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो लोग रेडिएशन ट्रीटमेंट्स देते हैं। राइट तो ये 3 बड़े ब्रांचेस बोल सकते हैं ऑन्कोलॉजी का, जो ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जरी, मेडिकल और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। राइट। अभी ना ये स्टार्ट अपनी टॉक स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू नो कि कैंसर ट्रीटेबल है ना? डेफिनेटली ट्रीटेबल है, क्योरेबल भी है। ओके, सो कैंसर इज क्योरेबल। इट इज क्योरेबल। तो ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज के साथ विल स्टार्ट दिस टॉक। डेफिनेटली। सो फर्स्ट ये बताइए कि कैंसर क्या होता है? व्हाट इज कैंसर? सो कैंसर मतलब अगर आपको समझे, हमारा बॉडी इज मेड फ्रॉम डिफरेंट सेल्स, सेल्स से बना हुआ है। सेल्स की लाइफस्टाइल होती है, उसका एक लाइफ स्पैन होता है। सेल फॉर्म होता है, अपना काम करता है, और फिर सेल डाइस। राइट। कैंसर तब होता है जब इसमें प्रॉब्लम होता है। ओके। इधर प्रॉब्लम ऐसा होता है कि उसमें सेल ज़्यादा प्रोलिफरेट होते हैं, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 वो अपना प्रोलिफरेशन करते रहते हैं। नॉर्मल सेल होता है, वो उसका लाइफ स्पैन वो मर जाता है। कैंसर सेल है, वो मरता नहीं है। ओके। इट कीप्स मल्टीप्लाइंग। राइट। और प्रॉब्लम होता है कि जब सेल्स बढ़ने लगते हैं, जब जिसका सेल्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, हजारों सेल्स बन जाते हैं, उसमें से सेल्स फिर स्टार्ट स्प्रेडिंग। वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा सकते हैं, वो लिम्फेटिक में स्प्रेड हो सकते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में स्प्रेड हो सकते हैं, और वहाँ से वो अलग अलग एरिया में जाते हैं बॉडी के। दैट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। दैट इज कॉल्ड कैंसर मेटास्टेसिस, और कैंसर स्प्रेड हो गया। बट बेसिकली अगेन हम जब बैठे हैं, जब हम व्हेन वी आर लिविंग नॉर्मल लाइफ, एवरीबडी हैज दिस सेल्स फॉर्मिंग। ओके। सो बट बॉडी का मैकेनिज्म होता है कि ऐसे कुछ एबनॉर्मल सेल्स जो फॉर्म होते हैं, उनको वो टेक केयर करता है, उनको उनका इम्यूनिटी है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उनका टेक केयर करता है। पर अगर
वही वो कैंसर सेल उस इम्यून मैकेनिज्म से बाहर है, वो एस्केप हो जाता है, देन वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट, और तब कैंसर ग्रो करता रहता है. राइट. सो दिस आर सम मैकेनिज्म जब कैंसर होता है. तो ये कैंसर का सेल ये सिस्टम से बाहर निकल के हाँ. जब ग्रो करता है तो देयर मस्ट बी सम फैक्टर्स ना. ऐसे रूटीन लाइफ में तो ऐसा होगा नहीं कि अगर हम एक अच्छा हेल्दी लाइफ जी रहे हैं हाँ. तो भी ऐसा होने के चांसेस रहते हैं. सो एक फैक्टर होता है जो है म्यूटेशन. राइट. जैसे आपको पता है कि सेल है डीएनए से बना है, हमारे सब में डीएनए होता है. अब जब सेल मल्टीप्लाई होता है तो वो डीएनए भी मल्टीप्लाई होता है. राइट. आप इमेजिन कीजिए एक सेल हजारों बार अगर मल्टीप्लाई होता रहा तो उसमें वो जो प्रॉब्लम होता है तो डीएनए म्यूटेशन हो जाता है. आप देखो डीएनए के अंदर थाउजेंड्स मिलियंस होते हैं, उसमें एक भी सेल में अगर प्रॉब्लम हुआ तो वो कैंसर सेल बन सकता है, नॉर्मल सेल कैंसर सेल बन सकता है. राइट. बट अगेन एज आई सेड, अगर एक सेल है, दो सेल है, तो अवर बॉडी ट्राइज टू किल इट, बट कभी कभी वो किल नहीं कर पाता राइट. बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन. बिकॉज ऑफ म्यूटेशन आइडेंटिफाई DNA, नहीं कर पाता. हाँ. और फिर वो एस्केप हो जाता और है वो ग्रो करता एंड रहता है. देन इट ग्रोस. और फिर ग्रो करते करते अबव अ सर्टेन साइज देन यू फील इट. तब वो प्रॉब्लम करता है, जब आपको इधर वो फील कर सकते हैं या फिर आपको वो सिम्टम देता है, राइट. तब उसका डायग्नोसिस होता है. उसके रिलेटेड जब बॉडी एक्ट करना चालू करेगी, हाँ, देन यू गेट टू नो कि समथिंग इज रॉन्ग. समथिंग इज रॉन्ग. राइट. तो डिपेंड्स ऑन कैंसर कहाँ पे है, उसका प्रॉब्लम उस तरफ से होता है. अगर ब्रेन में है तो उसका सिम्टम न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हुआ, लंग में है तो खांसी, खून आना वो सिम्टम है, ब्रेस्ट में है तो आपको लंप फील होगा, कोलन में है तो ब्लीडिंग हो सकता है. सो डिपेंडिंग ऑन कहाँ है उस तरफ से सिम्टम्स उसका मैनिफेस्ट करते हैं. राइट. राइट. यूएस में मोस्ट कॉमन कैंसर्स कौन से हैं? सो यूएस में और इवन वर्ल्ड में लंग कैंसर, कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट, दिस आर द टॉप 4. राइट. स्मोकिंग है तो अगेन लंग कैंसर काफी कॉमन है. फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है. मेल में प्रोस्टेट कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है. राइट. 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 और डू यू नो द स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया कि इंडिया में ज्यादा प्रेवलेंस कौन से कैंसर का है? इंडिया में फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर काफी है, सर्विकल कैंसर का भी है, एचपीवी रिलेटेड होता है. राइट. मेल में हेड एंड नेक और जो मुंह का वो टोबैको स्मोकिंग और उससे रिलेटेड कैंसर है, उसके काफी केसेस हैं. उसके केसेस आर बहुत ज्यादा, मोर इन नंबर. मोर इन नंबर. राइट. बट ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर वो भी है, बट आपने बोला वैसे लॉट ऑफ केसेस आर अनडायग्नोस्ड, क्योंकि इंडिया में स्क्रीनिंग का जो मेन प्रिंसिपल होता है वो उतना फॉलो नहीं हो रहा. बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस. सो मेनी रीजंस. उसमें हम भी आ गए बिकॉज हमारा वो थॉट है कि अगर कल्चर ही वैसा है कि हम डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब कोई प्रॉब्लम होता है, कोई प्रॉब्लम बढ़ जाता है और प्रॉब्लम बढ़ जाता है और बढ़ जाता है तब जाते हैं. रूटीन स्क्रीनिंग, सर्वेलेंस, प्रिवेंटिव मेजर्स, स्क्रीनिंग, उस पे उतना फोकस नहीं है. तो उसकी वजह से काफ़ी केसेस है जो इंडिया में एडवांस केसेस कैंसर्स के ज़्यादा है. मतलब जब वो एडवांस स्टेज में आ जाता है उसके बाद फिर डॉक्टर उसके बाद डिटेक्ट करते हैं या फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं. राइट. एज यू सेड कि इंडिया में हेड एंड नेक कैंसर्स ज़्यादा है, तो उसके रिस्क फैक्टर्स यही है स्मोकिंग, चूइंग टबाको, ओके. और काफी वायरस है जैसे कि एचपीवी वायरस बोलते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वो बिना स्मोकिंग और टोबैको के यूज के बिना भी हो सकता है. हाँ, पर चूइंग टोबैको इज वन ऑफ द टॉप रीजंस. राइट. 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 तो अभी ये जो वेप है या फिर ये अपना हुक्का है, हाँ, सो मतलब एनी काइंड ऑफ स्मोक इज डेंजरस कि सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग इज डेंजरस? अभी तक निकोटीन स्मोकिंग का सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो काफी सालों से चला रहा है. सो कैंसर डेवलप होने में टाइम लगता है, कभी कभी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल. कोई भी आपका ऑर्गन है जो कांस्टेंट एक्सपोजर उसको एक चीज से मिलता रहता है, तो उसमें कैंसर का चांसेस बढ़ता है. सो इसी वजह से स्मोकिंग, लॉन्ग टर्म स्मोकिंग, अल्कोहल यूज, सेम थिंग विथ हार्मोन यूज, सेम थिंग विथ एक्सपोजर टू टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन यूज, they all increase time with different types of cancer, but it's the duration of this exposures matter. राइट. So लंबे टाइम तक अगर इसमें से कोई भी का एक्सपोजर आपको होता रहा तो जैसे बोला डीएनए
उसको डैमेज करता रहेगा, और जब डैमेज करता रहेगा तो उसमें से उसके म्यूटेशन होने के चांसेस ज़्यादा है और उससे कैंसर ज़्यादा होता है। राइट। तो एज यू सेड कि हार्मोन प्रोलॉन्ग हार्मोन थेरेपी हाँ। कैन कॉज कैंसर, राइट। तो दैट कुड बी द वन ऑफ द मेजर रीजन कि ब्रेस्ट कैंसर के केसेस ज्यादा है। हो सकता है, इज दैट ट्रू? हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर का डेफिनेटली जब डायग्नोस होता है तो हम बोलते हैं कि आप ऑल हार्मोन कभी कभी लेते हैं, तो उनको बोलते हैं कि आप वो पहले बंद कर दो, बर्थ कंट्रोल है या आईयूडी जैसे होता है वो पहले बंद करना पड़ता है। राइट राइट। बाकी काफी लोग रहते हैं जो उन्होंने कभी भी हार्मोन का यूज नहीं किया, उसको भी कैंसर होता है। सो अगेन इज द लॉन्ग ड्यूरेशन। हमारा बॉडी है नेचुरली उसमें एस्ट्रोजन है, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन है। अगर जितना एक्सपोजर ज़्यादा साल होता रहेगा तब तक उसका रिस्क बढ़ता रहेगा। राइट। इसीलिए जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका रिस्क ज़्यादा 50 और हायर वुमेन में ज़्यादा है। ओके। बिकॉज आप सोचते हैं पूरा लाइफस्टाइल राइट, राइट। 10 साल से लेके ऑलमोस्ट 50 तक आपका एक्सपोजर जितना ज़्यादा रहेगा उतना रिस्क ऑफ कैंसर ज़्यादा रहेगा। राइट। स्ट्रेस का कोई रोल है क्या कैंसर में? सो स्ट्रेस का डेफिनेटली रोल है। अभी उसका काफ़ी रिसर्च नहीं हुआ, ये सब काफ़ी चीज़ें हैं जिसका रिसर्च नहीं हो हुआ, चुका है, पर पर्सनली मैं मानता हूँ कि डेफिनेटली स्ट्रेस का फैक्टर है, उसका आउटकम पे भी फैक्टर है, उसका ट्रीटमेंट पे भी एक फैक्टर है। हाउ यू रिस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन स्ट्रेस, योर लाइफस्टाइल, योर डाइट एंड एवरीथिंग। सो डेफिनेटली फैक्टर है, क्योंकि ऑल ये हार्मोन चेंजेस है। जब आप स्ट्रेस में हो, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड हार्मोन्स उसका रिलीज ज़्यादा होता है, आपके बॉडी में कांस्टेंट हार्मोन्स ज़्यादा रहते हैं। सो डायरेक्टली वो नहीं करता, बट अगेन लॉन्ग टर्म वो रिस्क फैक्टर है। मतलब स्ट्रेसफुल लाइफ कैन लीड टू डेफिनेटली अगर आप स्ट्रेस में है तो आपका डाइट भी इनडायरेक्टली वैसा हो जाएगा, स्लीप साइकिल आपका ठीक नहीं होगा, सो इनडायरेक्टली वो फैक्टर्स मैटर करते हैं। राइट। सी आई वाज टॉकिंग टू अ गैस्ट्रो सर्जन few days back. He was saying कि there are more chances of colon cancer if you are eating a barbecued non-vegetarian Right. things. So is that true? इट इज़ ट्रू। आई थिंक रेड मीट का तो प्रूवन है। Right. रेड मीट जो यूएस में और आउट ऑफ इंडिया जो काफ़ी एक्सपोजर है उसका, रेड मीट इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलन कैंसर, मैनी अदर कैंसर्स एज वेल। सेम थिंग विद चारकोल। चारकोल मतलब burned Burnt, carbon, right. hydrocarbons, so they are known risk carcinogens. Bladder cancer, colon cancer, they are known risk तो अभी factors. तो चारकोल के टेबलेट्स आ गए यार, अभी तो नहीं, social ये media जला तो- हुआ, हाँ अच्छा जला हुआ ये बारबेक्यू मतलब आपको जला हुआ है, Right, स्मोक है, धुआं है, सो वो कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन होते हैं। ओके। रेगुलर कार्बन अनबर्न्ड उसका उतना रिस्क फैक्टर नहीं वो है। अभी तो आता है ना ऐड ऐसे कि वो एब्जॉर्ब कर लेगा, हाँ, टॉक्सिन्स निकाल देगा। नहीं ये लॉन्ग टर्म का है। हाँ, so सही बात राइट राइट। फिर देन ऐसा कोई फूड है क्या कि जो आपके कैंसर होने के चांसेस बढ़ाता है? सो सबसे ज़्यादा एविडेंस रेड मीट का है, जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उसका। वेजिटेरियन फूड को हेल्दी माना जाता है, उसमें लो फैट होता है, लो बॉडी फैट परसेंटेज होता है, Right. तो उसको लो रिस्क माना जाता है। राइट। तो अभी जो हम जनरली सोशल मीडिया पे यही चलता रहता है, हाँ, ये 5 फूड, ये 5 फूड, ये 5 फूड। हाँ। तो ऐसे फूड या फिर ऐसे वेजिटेबल्स या व्हाट शुड वी ईट टू प्रिवेंट कैंसर, या फिर प्रिवेंट कैंसर तो नहीं बोल सकते, बट एटलीस्ट ऐसा हम क्या Reduce खाएं risk कर सकते कि हैं, जिससे हाँ। हमारे कैंसर होने के चांसेस नहीं काफी कम हो सही जाए। सही बात है, ये सही क्वेश्चन है। हम एडवाइस करते हैं कि आप अनप्रोसेस्ड फूड खाएं, पहले जैसे खाते थे। प्रोसेस फैक्ट्री में बना ना हो, सब कुछ जितना हो सके उतना कच्चा हो, आप उसको घर पे पकाए और खाए। शुगर जो प्रोसेस फूड में होता है वो डेंजरस है, उससे आपका वेट भी गेन होता है, बॉडी फैट भी गेन होता है, और लॉट ऑफ दिस कैंसर्स आर रिलेटेड टू हाई बॉडी फैट परसेंट। ओके। सो आप कुछ भी खाए, पर अगर आप कम खा रहे हैं, अगर आपका वॉल्यूम कम खा रहे हैं, आपका वेट कंट्रोल में है, आपका बॉडी फैट कंट्रोल में है, राइट। तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। सो दिस कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गया, शुगर हो गया, पास्ता हो गया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब ब्रेड, पास्ता जो भी है, मैदा, वो मैदा हो गया, वो सब आपका रिटेन करता है फैट, उसको फैट में कन्वर्ट होता है और वो फैट स्टोर होता है। राइट। Lot of hormones are converted into estrogen in the fat.
ओके। इसीलिए बोलते हैं कि कभी कभी अगर पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल हो तो उनमें नेचुरल एस्ट्रोजन नहीं होता, पर ये बॉडी का जो फैट है उसमें अदर हॉर्मोन्स दे आर कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन. राइट। So what you are trying to do, if you lower the body fat percent, then that conversion lowers, or there is low amount of estrogen in the body. राइट। So उसकी वजह से हम एडवाइस करते हैं कि आप खाओ, बैलेंस डाइट खाओ, सैलेड खाओ, ऑर्गेनिक फूड खाओ, अनप्रोसेस्ड फूड खाओ, कैलोरी कम करो, और अगर बॉडी फैट परसेंट होगा तो आपका काफ़ी अलग अलग कैंसर में अच्छा रिस्क रिडक्शन हो सकता है. राइट, एज यू सेड ऑर्गेनिक, राइट। तो अभी तो बिना पेस्टिसाइड्स के फूड मिलता ही नहीं है ना, सो वो तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल है. वैसे ये अपना ऑर्गेनिक है, हाँ. वी हैव आवर ओन हाइड्रोपोनिक फार्म, तो हम तो ठीक ये है. हाँ. ये केयर ले रहे हैं। और एक्सपेंसिव भी है. हाँ, इट इज एक्सपेंसिव। सो वो भी एक फैक्टर है, सोशियो इकोनॉमिक भी एक फैक्टर है कि हर एक को ऑर्गेनिक नहीं मिल सकता, पर जितना हो सके उसको वॉश करे, घर पे लाओ, सब्जी लाओ, फ्रूट लाओ, उसको अच्छे से वॉश करे ताकि जो भी फर्टिलाइजर हो उसको वॉश हो जाए, तो आप वो सब कर सकते हैं. तो ये ना मैंने एक्चुअली एक पोटैटो फार्मर से मैंने बात की थी, और उसने मुझे ये बोला था कि सर हम पोटैटोज बनाते हैं ना, हाँ. उगाते हैं, वो हम नहीं खाते हैं। अच्छा, उनको पता होता है. उनको पता होता है कि ये पूरा यूरिया के लेयर्स के नीचे, क्योंकि पोटैटो जमीन में होगा, उनको फर्टिलाइजर तो वो आलू बोले हम सर आलू खाते ही नहीं है। हाँ. तो मैं भी जनरली यही कहता हूँ कि अगर आलू आपको ऑर्गेनिक मिलता है तो वो खाइए। हाँ. अगर ऑर्गेनिक नहीं है देन आई फील कि वो सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स जो होते हैं हाँ, वो आलू में होते हैं। हो सकते हैं. हाँ, वो जमीन के अंदर होता है. हाँ, क्योंकि वरना तो सड़ जाएगा। तो और ये बहुत मुश्किल है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उनको खिलाने के लिए उनको फर्टिलाइजर करना पड़ेगा. राइट। सो बहुत प्रैक्टिकली भी ये मुश्किल है, पर हमारे यू कैन डू बेस्ट व्हाट यू कैन. तो आप हेल्दी खाओ, बैलेंस में खाओ, डिफरेंट फूड खाओ. कोई एक ही मतलब आलू तो पूरे दिन आलू मत खाओ, ग्रीन वेजेस खाओ, ये खाओ, मिक्स करो, डिफरेंट वेराइटी खाओ. सो वो एडवाइस करते हैं, इंस्टेड ऑफ ईटिंग सेम टाइप ऑफ फूड ब्रिंग वेराइटी, सो वो एक्सपोजर आपका वो कम हो जाए. राइट। नॉनवेज भी है तो अगर बैलेंस में खाओ, रोज मत खाओ. और होम कुक फूड इज बेस्ट. होम कुक इज बेस्ट. मतलब जितना फ्रेश है, हाँ, जितना आपके सामने बना हुआ है, हाँ, वही है, वही सबसे बेस्ट है। तो वो तो अभी एक बात मुझे आप बताइए कि एंटीऑक्सीडेंट्स का कोई रोल है क्या टू प्रिवेंट कैंसर? सो उसका भी मिक्स स्टडीज है. काफी चीज आप सोच सकते हैं कि ये चीजों पे काफी रिसर्च नहीं हो रहा. क्यों? होना चाहिए ना, आइडियली होना चाहिए, क्योंकि अभी तो आप समझिए 2022 में 15 लाख केसेस है इंडिया में, 2025 में तो आई गेस 17-18 लाख तो हो जाएंगे, और वो भी डायग्नोज केसेस. राइट. नहीं, आपकी बात सच है. रिसर्च फार्मास्यूटिकल कंपनीज करते हैं, उसमें काफी उनका फंडिंग जाता है. राइट. अगर कोई भी नई दवाई हुई तो अगर वो उसके रिसर्च में ही hundreds and millions डॉलर्स का उसका रिसर्च होता है, ट्रायल्स रन करने पड़ते हैं, पेशेंट्स को एनरोल करना पड़ता है, उन पेशेंट्स को पैसे देने पड़ते हैं. सो लॉट ऑफ दिस थिंग्स वी नो फ्रॉम आवर हिस्ट्री एंड आवर कल्चर, सो वो हम फॉलो कर सकते हैं. लॉट ऑफ दिस कि जैसे कि यही घर का खाना, बाहर का कम खाना, हेल्दी डाइट जो हम करते हैं, ग्रीन वेजिस खाते हैं, वेजिटेरियन डाइट हम फॉलो करते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, वो थिंग्स को अवॉइड कर रहे हैं, तो हम अपना कल्चर फॉलो कर सकते हैं. राइट. और काफ़ी चीज़ों में फास्टिंग भी एक हम एडवाइस करते हैं कि आप फास्टिंग करो एज अ प्रिवेंशन और एज अ टू रिड्यूस योर बॉडी फैट परसेंट, रिड्यूस द कैलोरी इनटेक. सो फास्टिंग करो आप. हाँ, वही कि जो हम फास्ट करते हैं, उपवास बोलते हैं, हाँ, तो उसका भी वैल्यू है कि अगर आप शंकर भगवान को मान रहे हो तो आप सोमवार करते हो. हाँ, कोई भी करो. हाँ, तो इट वाज अ साइंटिफिक. इट वाज साइंटिफिक, पर उसका कोई रिसर्च नहीं है. रिसर्च नहीं, वो अभी मैं ये सब ना सोशल मीडिया पे बहुत चलता है. हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत चलता है. फिर एक जापानीज किसी डॉक्टर ने स्टडी किया, वो ऑटोफेजी होता है कि अगर आप 12 घंटा 18 घंटा या कुछ इतना समय अगर आप फास्ट करते हो, तो आपके कैंसर सेल्स को आपके बॉडी के सेल्स ही किल कर देते हैं. हाँ. और वो भी अगर ये सब प्रूवन चीजें नहीं है, काफी चीजें सोशल मीडिया पर है, ठीक है, पर वो प्रूवन नहीं है. वी नीड मोर स्टडीज. वी नीड मोर स्टडीज. राइट. पर अगर ऐसी चीजें है कि जो आपको हार्म नहीं कर रही, फास्टिंग से आपको कुछ हार्म नहीं हो रहा, राइट, सो आप करिए अपना हेल्दी खाने से
ऑर्गेनिक खाने से एटलीस्ट कुछ हार्म नहीं हो रहा, राइट बेनिफिट तो होगा ही पर हार्म नहीं होगा, वो चीज आप करिए। राइट। एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है हाँ। पोल्यूशन के, जो हमारे कंट्रोल में नहीं उसको तो है, नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है, हाँ, एटलीस्ट वी शुड वर्क ऑन वी इट। शुड वर्क ऑन इट, यस। फिर ये विटामिन सी से ना मुझे बड़ा प्यार है, हाँ, मैं बहुत लेता हूँ विटामिन सी। राइट। तो विटामिन सी का कोई रोल है क्या ऐसे? सो विटामिन सी है, विटामिन डी है, वो प्रिवेंशन के लिए ठीक है। विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, आप ले सकते हो, उसका ओवरडोज है नहीं है, उसका साइड इफेक्ट नहीं है, उसका हेल्प करता है आपकी इम्यूनिटी में, तो आप ले सकते हो। विटामिन डी एक्चुअली जो है, जो हमको नेचुरली सन से मिलता है, बट बाकी दूध है, चीज़ है, उसका काफ़ी प्रूवन बेनिफिट है कोलन कैंसर में। Right. विटामिन डी उसको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स देते हैं। तो विटामिन सी तो सी और विटामिन डी, हाँ, ये आप ले दो सकते हैं, हाँ, आपके कैंसर होने के चांसेस को हाँ, कम करता है। कम करता है, इससे इसका सबसे ज्यादा एविडेंस है। बाकी विटामिन है उसका धीरे धीरे अभी स्टडीज हो रहे हैं, हाँ, बट विटामिन डी इज प्रूवन, तो आप वो ले सकते हैं। राइट। मैंने पढ़ा था एक रिसर्च पेपर में कि एक ट्यूमर के पेशेंट को विटामिन सी आईवी हाँ, टीडीएस देने पे उसका ट्यूमर साइज श्रिंक हुआ। तो फिर ये नहीं बोल सकती कि विटामिन सी में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है ऐसे? सो ऐसी चीज़ों में अगेन देयर माइट बी कंफाउंडिंग फैक्टर्स। हमको नहीं पता कि वो पेशेंट सिर्फ विटामिन सी ले रहा है कि उसकी और ट्रीटमेंट भी चल रही है। हम भी काफ़ी ट्रीटमेंट देते हैं, उसकी वजह से उसकी दौरान स्पेशली रेडिएशन ट्रीटमेंट है या कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट है, हम अवॉइड करते हैं विटामिन सी को। अच्छा, यू अवॉइड विटामिन सी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, रेडिएशन ट्रीटमेंट, क्योंकि रेडिएशन काम कैसे करता है, उसको ट्यूमर सेल में डैमेज करना होता है, उसमें वो ऑक्सीडेशन करता है, तो ये नहीं करने देगा, एंटीऑक्सीडेंट है उसका एंटीऑक्सीडेंट। तो आप करो, विटामिन सी खाओ, आप नेचुरल लो, लेमन जूस है, नींबू पानी है, पाइनएप्पल है, आंवला है, उस सब आप नेचुरल लो, पर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट मत लो। ये सब जो हमारी जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, आप उसको, दिस इज फॉर प्रिवेंशन, हाँ, सो आप वो कर सकते हैं। राइट। पर हम स्पेशली ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट हम बोलते हैं कि उसको अवॉइड करो, स्पेशली रेडिएशन का ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि वो उसका इफेक्ट को कैंसल आउट कर देता है। सो स्पेशली हाई डोजेस ऑफ विटामिन सी बोलते हैं कि यू अवॉइड इट ड्यूरिंग रेडिएशन व्हेन यू आर टेकिंग रेडिएशन एज अ ट्रीटमेंट, या बट अदरवाइज यू कैन टेक इट रेगुलर। राइट, प्रिवेंटिवली ले सकते हो, प्रिवेंटिवली जितना चाहो उतना ले सकते हो, हाँ, हाँ, क्योंकि मैं तो बहुत लेता हूँ। हाँ, इट्स अ वाटर सॉल्युबल, हाँ, तो एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगा। मैं 5-6 ग्राम लेता हूँ एवरीडे। सो मुझे थोड़ा ऐसा ना रहता है कि विटामिन सी से आई फील गुड एक्चुअली। हाँ, ले सकते हैं उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो अच्छा है। तो ये अभी कैंसर के केसेस बहुत ही ज्यादा हमें दिख रहे हैं। हाँ, तो ऐसा है कि पहले भी कैंसर के केसेस थे बट इतने डायग्नोस नहीं हो रहे थे, या अभी अपना लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, या अपने जो बोलते हैं ना कि जो फैक्टर्स है अपने आसपास के, वो इतने ज्यादा ऐसे हो गए हैं कि नंबर ऑफ केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। व्हाट इज द रीजन? सो मुझे लगता है 2 रीजन है उसके। एक तो डायग्नोस्टिक्स काफी इम्प्रूव हो गया है। डायग्नोस्टिक आपको पता है, सीटी स्कैन, एमआरआई है, पेट स्कैन है, बोन स्कैन है, वो काफ़ी सालों पहले एक्सपेंसिव होता था, कभी कभी यूज़ भी नहीं करते थे। सो डायग्नोस्टिक स्किल्स बढ़ गई है। दूसरा हो गया कि सोशल मीडिया, उसकी वजह से भी आपको पहले, मतलब जो अगर कोई एज एग्जांपल मैं आपको दूं कि कोई 35 और 30s में या 20s में किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी को कैंसर का डायग्नोसिस होता है, इट स्प्रेड्स द न्यूज़। सेम थिंग विथ अगर किसी की डेथ हो जाती है, यंग एथलीट की होती है, नाउ वी नो बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया द न्यूज़ स्प्रेड्स वेरी फास्ट। सो देयर माइट बी कपल ऑफ फैक्टर्स। वन इज अगेन केसेस भी थोड़े बढ़ सकते हैं, बट नाउ यू आर मोर अवेयर, आपको पूरी दुनिया की ज्यादा इन्फो, वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल, आपको सब वायरल हो जाता है, आपको पता होता है क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। पूरी इंडिया में भी अगर एक केस हुआ तो वो आपको पता चल सकता है। सो बोथ द फैक्टर्स, नाउ पीपल नोइंग मोर, ब्रॉड हो गया है। पहले तो न्यूज़पेपर हमारा मेन सोर्स ऑफ था, उसमें तो ये केसेस और वो सब नहीं आते थे, किसी को इंटरेस्ट भी नहीं होता। हाँ, अभी व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, उस पे ये चीजें चलती है। So there might be one reason कि आपको पता चलता है कि these things are happening. One other thing is again maybe there are some risk factors. हमारी lifestyle है, cellular phone है, हमारे पास पहले नहीं था,
अगेन वो प्रूवन नहीं है कि अगर वो कैंसर करता है कि नहीं करता, अगेन डाउन द रोड पता चलेगा। राइट, पर वो फैक्टर्स हो सकते हैं, आपने बोला डाइट है, स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, पॉल्यूशन हो गया है, Right. स्ट्रेस हो गया है, सो देयर विल बी ए कोरिलेशन जो बाद में पता चलेगा। पर आपकी बात सही है, वी आर सीइंग यंगर पेशेंट्स, सेम थिंग इन ब्रेस्ट कैंसर। हमारे वी सी पेशेंट्स इन देयर यंग 18 ईयर का भी मैंने देखा है, यंग 20s में भी होते हैं। सो हो रहा है, बढ़ रहा है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर स्पेशलिटी। हाँ, कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इफ यू कैन एक्सप्लेन अस इन सम ब्रीफ कि ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, हाँ, कि वो क्यों होता है। हाँ। फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर और मेल में प्रोस्टेट कैंसर, राइट, ये जो दो हमारे जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों बहुत ही हार्मोन सेंसिटिव है। ओके, ब्रेस्ट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोस्टेट के लिए टेस्टोस्टेरोन। अगर आप सोचे, हर एक में वो हार्मोन्स तो है ही, सिंस बर्थ वी हैव दोस हार्मोन्स। एज वी आर एजिंग, 30s से हो गए 40s 50s, बॉडी को कांस्टेंट एक्सपोजर मिलता रहता है। राइट, अगर अब देखें तो ये जो ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के, उसी में ज़्यादा कैंसर होते हैं, क्योंकि वो जो उसमें जो है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट है हमारे बॉडी में। एस्ट्रोजन को हम निकाल नहीं सकते, Right. टेस्टोस्टेरोन को निकाल नहीं सकते। राइट, लंग कैंसर है, उसका स्मोकिंग फैक्टर है, सो उसको हम निकाल सकते हैं, इट इज एन एक्सटर्नल इट्स एक्सटर्नल फैक्टर। राइट, बट ये जो है वो इंटरनल फैक्टर है, उसको हम मिटा नहीं सकते। सो एज इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर। ओके, सो वुमन स्टार्टिंग एट 50, उसका सडनली रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ता रहता है, ऑफ ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली। क्योंकि अगर सेम थॉट है कि लॉन्गर द एक्सपोजर, आपको बॉडी पे 5 इयर्स का हुआ एक्सपोजर हार्मोन का, 10 इयर्स का हुआ, 15 इयर्स, जितना लंबा एक्सपोजर, ज़्यादा चांसेस ऑफ फाइंडिंग अ म्यूटेशन और डेवलपिंग अ म्यूटेशन इन दैट सेल। राइट, सो इसीलिए एज एक रिस्क फैक्टर है। दूसरा तो वेट एंड ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर है। पहले जैसे बोला कि ये जो हार्मोन का चेंजेस होता है वो बॉडी फैट में होता है, विसरल फैट, सबक्यूटेनियस फैट अगर ज़्यादा है तो हार्मोन लेवल भी वहाँ पे ज़्यादा होगा, वो सेंसिटिव ज़्यादा होगा। सो ये दोनों रिस्क फैक्टर है, एज और अगर और बॉडी फैट परसेंटेज। राइट, इफ यू आर ओबीज, और योर ओबीस, दैट्स वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। सिंपल सा अगर स्क्रीनिंग अगर हम समझे, हाँ, if you want to be very much vigilant, यस, कि हमें सारी चीजों का ध्यान रखना है हाँ, प्रिवेंटिवली, हाँ, तो किस एज से एक स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ। सो इसके लिए अलग अलग गाइडलाइंस है। हम एस्को गाइडलाइन फॉलो करते हैं, उसमें 40 से स्टार्ट करो, मैमोग्राम स्टार्ट करो, एवरी ईयर यू डू द मैमोग्राम। ओके, अगर कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी 40 से स्टार्ट करो। ओके, 40 से नहीं किया तो 50 से तो डेफिनेटली करो। अगर 1 साल नहीं करना, आपको एनुअल नहीं करना, एटलीस्ट 2 साल करो। राइट, सो अगर डिपेंड्स अगेन आपका कितना आपको सर्विलेंस करना है, पर हम मिनिमम 2 साल में एक बार तो 2 आपको साल mammogram मिनिमम करो। हाँ, हाँ, करना वी जरूरी रेकमेंड है। वंस अ ईयर, मिनिमम 2 में करो। यू कैन स्टार्ट एट 40। उससे पहले मैमोग्राम का बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यू बहुत डेंस होता है, उसमें मैमोग्राम से वो डिटेक्ट भी नहीं होता। सो 40 इज अ गुड एज टू स्टार्ट। If you want to be proactive, you can do it every year. If you want to be little bit flexible, you can do it at least every 2 years. So ये तो मैमोग्राम हो गया। सेल्फ एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, सो वी रेकमेंड कि एटलीस्ट वंस अ मंथ सेल्फ एग्जाम करो, ओके, खुद एग्जामिनेशन करो। सो उससे भी काफ़ी डिटेक्शन होता है। हम रेकमेंड करते हैं कि आप मंथली सेल्फ एग्जाम करो, पर प्रॉब्लम है सेल्फ एग्जाम का कि उसका साइज 2 सेंटीमीटर हो तभी वो फील होता है। हमारा गोल है कि उसका स्मॉल हो तो भी आपको स्क्रीन करना चाहिए। सो आप मैमोग्राम करो, उससे 10 टाइम भी छोटा हुआ तो भी आपको उसका डायग्नोसिस हो सकता है। सो वी डू रेकमेंड आप मंथली एग्जाम करो और फिर मैमोग्राम भी करो। राइट, एंड अर्ली डिटेक्शन गिव्स बेटर प्रोग्नोसिस। डेफिनेटली। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर अर्ली डिटेक्शन होता है, मैमोग्राम अगर आप रेगुलरली कर रहे हो, बहुत छोटा सा ट्यूमर साइज मिलता है, देन वी कैन क्योर इट कंप्लीटली। कंप्लीटली क्योर हो सकता है। कभी कभी तो मैमोग्राम
कैंसर से के पहले का प्री कैंसरस कंडीशंस को भी डिटेक्ट करता है, जिसको हम DCIS बोलते हैं, कि जो अभी मतलब ब्रेस्ट कैंसर हुआ नहीं है, प्री कैंसरस कंडीशन है, उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वो प्रिवेंट कर सकता है, उसको सर्जरी से रिमूव करो, तो आपका फ्यूचर में वो ब्रेस्ट कैंसर में टर्न ना हो, उसकी ट्रीटमेंट भी हो सकती है। राइट सो इट्स अर्ली स्टेजेस आर हाईली क्योरेबल। राइट। तो ब्रेस्ट कैंसर एक बार डिटेक्ट हो गया, सो दीज आर द मेथड्स टू डिटेक्ट ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होने के बाद अगर हमें सिंपल भाषा में समझना हो, हाँ तो एक अर्ली स्टेज हुआ, एक मिड हुआ और एक एडवांस स्टेज हाँ हुआ। सही है। ठीक है, तो अर्ली स्टेज में इट इज 100% क्योरेबल। 100% तो नहीं बोल हाँ, सकते, मतलब इन मेडिकल टर्म इट इज नॉट पॉसिबल टू से 100%, बट right. इन मोस्ट ऑफ द more than केसेस 90 to 95% it's curable। राइट राइट। और अगर मॉडरेट या मिड स्टेज में है, हाँ, सो पहले तो आपके कैसे होता है डायग्नोस, उसका मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। तो यूजुअली क्या होता है, स्क्रीनिंग आप करते हो, मैमोग्राम हो गया, सेल्फ एग्जाम हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया और MRI हो गया। Right. ये सब टेस्ट है जो पहले इधर पेशेंट करता है या फिर फिजिशियंस जो उनको डायग्नोस करते हैं वो करते हैं। राइट। उसके बाद उसका बायोप्सी होता है। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, कि अगर कोई भी आपको एबनॉर्मेलिटी दिखती है इन टेस्ट में, तो आप बायोप्सी करो, छोटी सी नीडल होती है, उससे सैंपल लो, पैथोलॉजी में भेजो, तो वो अपने माइक्रोस्कोप में देखता है और फिर उस पर टेस्ट करता है। ब्रेस्ट कैंसर इज अ ब्रॉड टर्म, उसका सेम कोई भी एक पेशेंट का सेम ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता। राइट इट्स वेरी इंडिविजुअल थिंग। राइट उसका कभी भी हम टेस्ट करते हैं, उसको पहले एस्ट्रोजन का टेस्ट करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट करते हैं और HER2 जो एक मार्कर है उसका टेस्ट करते हैं। ये 3 मार्कर है। ट्यूमर अगर छोटा हुआ पर अगर ये हार्मोन नेगेटिव हुआ तो उसका अलग प्रोग्नोसिस होता है। राइट अगर छोटा हुआ हार्मोन पॉजिटिव हुआ तो उसका अलग प्रोग्नोसिस होता है। राइट। तो कभी अगेन छोटा होने के बावजूद भी इट कैन बी एग्रेसिव ब्रेस्ट कैंसर। कभी कभी हो सकता है कि ट्यूमर थोड़ा बड़ा हो पर हार्मोन पॉजिटिव हो, तो उसका अच्छा प्रोग्नोसिस होता है। राइट सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट, दोस आर द थिंग्स वी चेक फॉर। उसका ग्रेड देखते हैं, उसका साइज देखते हैं, उसका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HER2 का स्टेटस देखते हैं, और उसके डिपेंड्स ऑन दैट कि कौन सी ट्रीटमेंट पहले की जाए। यूजुअली अगर छोटा ट्यूमर है तो सर्जरी पहले करते हैं, राइट पर अगर एडवांस हो या थोड़ा बड़ा हो तो कभी कभी हम कीमोथेरेपी को पहले स्टार्ट करते हैं, ट्यूमर को छोटा करते हैं, उसके बाद सर्जरी करते हैं। राइट। So these are the things we need to do. Sometimes And we it is do. very much subjective. It is very Patient to patient, subjective. patient Yes, varies. and these are the big factors we look at. The size, the age of the patient, pre-menopausal है या post-menopausal है, Right. family history है या नहीं. So a lot of factors go into the treatment decisions. Right. But if in case somebody gets positive result for the breast cancer, Yes. then they don't need to worry, right? No. कि in most of the cases it is curable. It is curable. आपको केयर लेनी है, उसको अवॉइड नहीं करता। राइट अवे आपको फिजिशियन के पास जाना है, आप पहले सर्जन के पास जाओ या फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाओ। इसका पहले से ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ तो वो बढ़ता जाएगा, और उसको अगर बढ़ता हुआ तो उसका स्टेज भी बढ़ेगा, और अगर स्टेज बढ़ा तो फिर उसका प्रोग्नोसिस भी चेंज होगा। Right. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पहले तो अर्ली स्क्रीन करो, छोटा है तब स्क्रीन करो, और राइट अवे उसका ट्रीटमेंट लो, उसको इग्नोर मत करो। राइट। तो इसमें सर्जिकल ऑप्शंस और मेडिकल ऑप्शंस दोनों है, बट दैट डिपेंड्स कि अगर मेडिकल ऑप्शन ऐसा है कि सिर्फ मेडिसिन से वो ठीक हो सकता है? नहीं, सो कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होता है। राइट। सो जब भी कोई भी ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट होता है तो उसमें ये सर्जन हो गया और फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो गया और रेडिएशन। सो हमारे इंस्टीट्यूट में हम तीनों को साथ में मिलते हैं। सो जब एक पेशेंट होता है तो वो तीनों डॉक्टर को मिलता है। राइट। सो दे गेट द फुल इंफॉर्मेशन। एज मैंने बोला, कभी कभी सर्जरी पहले नहीं करनी चाहिए, कभी कभी कीमोथेरेपी स्टार्ट करनी होती है, स्पेशली जब हार्मोन नेगेटिव हुआ या HER2 पॉजिटिव टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें कभी कभी कीमोथेरेपी पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। अगर वो पेशेंट पहले सर्जरी में चला गया तो वो आइडियल ट्रीटमेंट नहीं है। राइट। सो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इज हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, और उनको तीनों को मिलना चाहिए तो वो पेशेंट को उसका सब कुछ ऑप्शन मिल सके। राइट। सर्जन में भी उनके अलग अलग टाइप के ब्रेस्ट सर्जरी होती है। देयर इज अ सर्जरी कॉल्ड लंपेक्टमी। उसका मतलब दे जस्ट रिमूव द पार्ट ऑफ द लंप
The other surgery is called mastectomy, means they remove the whole breast. यूजुअली अगर लंपेक्टमी हुआ तो उसके बाद रेडिएशन ट्रीटमेंट करनी पड़ती है. मैस्टेक्टमी किया, मोस्ट केसेस में रेडिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. अगेन इस केस टू केस बेसिस, कभी कभी रेडिएशन भी होता है. मतलब लंपेक्टोमी में सिर्फ पार्ट ऑफ ब्रेस्ट निकालते हैं. हाँ, ओनली द लंप जो भी है जितना स्वेलिंग उतना ही निकाल सकते हैं. ट्यूमर है जो बस वो वही निकालते हैं. और रेडिकल मस्टेक्टोमी, हाँ, उसमें पूरा ब्रेस्ट निकालते हैं. तो फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं. रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं. अलग अलग रिकंस्ट्रक्शन का होता है. इम्प्लांट कर सकते हैं. कभी कभी फ्लैप बोलते हैं, जिसमें से टिश्यू का जो फैट है इधर बेली में से या बैक में से निकाल के लगा सकते हैं. So there are a lot of reconstruction options. Put silicone implants too. You can do silicone, you can do saline. Normal saline का जो इम्प्लांट होता है वो हो सकता है. तो ये भी मैंने कहीं किसी से सुना था. हाँ. कि जो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरीज होती है, हाँ, ठीक है, उससे कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं क्या? Is that true? नहीं, so उसका एक स्पेसिफिक टाइप का कैंसर है. उसको बोलते हैं इम्प्लांट एसोसिएटेड लिम्फोमा. ओके. सो वो एक वेरी स्पेसिफिक, जो इट्स नॉट रियल ब्रेस्ट कैंसर, वो लिम्फोमा है, जो यू नो लिम्फ का कैंसर है. हाँ, सो वो एक स्पेसिफिकली मैनी इयर्स अगो देयर वाज अ स्पेसिफिक इम्प्लांट. अच्छा, अभी तो वो व्हिच वाज एसोसिएटेड विद दैट. नाउ दैट इम्प्लांट इज नो लॉन्गर अवेलेबल. अभी तो यूज होता है, तो अभी के इम्प्लांट्स आर सेफ अभी फॉर नाउ, right? Because again these things are long term, 5 years, 10 years, 15 years. But so far it is not proven कि भाई इम्प्लांट से होता है. सेम थिंग अगर इम्प्लांट है सो उसका डिटेक्शन होता है. क्योंकि अगेन मैनी ऑफ दोस पेशेंट्स व्हेन दे हैव द इम्प्लांट दे आर सीइंग देयर सर्जन ऑन रेगुलर बेसिस, दे आर डूइंग फॉलो अप्स. सो यू माइट कैच थिंग्स अर्ली और यू माइट सी मोर केसेस like that. So that might be the reason that you might be seeing more cases, but it's not the causative factor. मतलब जरूरी नहीं है कि इम्प्लांट ने कैंसर किया. यू आर जस्ट कैचिंग थिंग्स. हो सकता है कोई और भी रीजन हो सकता है और भी रीजन हो. अब जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि जेनेटिक्स स्टडीज आर इवॉल्विंग. हाँ, तो उसका अभी हमें कुछ फायदा मिलेगा कि वी नीड टू वेट टिल द रिसर्च गेट अ फुल प्रूफ प्लान, और जेनेटिक्स में कुछ चेंज करके कैन वी प्रिवेंट सच कैंसर्स की जो बहुत ही कॉमन है, जैसे आपने बोला प्रोस्टेट, ब्रेस्ट कैंसर. तो जेनेटिक्स पे इसके कुछ काम हो रहा है? हाँ, हो रहा है. जीन थेरेपी है, वो भी उसका रिसर्च हो रहा है. देयर आर सम म्यूटेशंस जो फैमिली में रन होते हैं. काफी पेशेंट्स आते हैं कि वो बोलते हैं कि हमारे फैमिली में तो कभी ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, मुझे ब्रेस्ट कैंसर क्यों हुआ? सो the fact is only 5 to 10% of all breast cancers are genetic. Okay. More than 90% are not genetic. Right. मतलब फैमिली हिस्ट्री नहीं होता है. केसेस में फैमिली हिस्ट्री नहीं होता है. सो अगर वही स्क्रीनिंग में भी इम्पोर्टेंस है कि काफी लोग बोलते हैं कि मेरा तो फैमिली हिस्ट्री है नहीं, मुझे स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है. बट अगेन दिस इज द रीजन कि हर एक को स्क्रीनिंग है, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग जेनेटिक फैक्टर नहीं है, ये हार्मोनल फैक्टर ज्यादा है. और कुछ म्यूटेशंस है जो फैमिली में इधर करते हैं. ब्राका म्यूटेशन एक है, बोलते हैं BRCA म्यूटेशन. उसमें काफी ज्यादा ऑलमोस्ट 50% रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर होता है लाइफ टाइम में. सो दैट इज वेरी हाई रिस्क. दूसरे भी थोड़े म्यूटेशंस है, उसमें भी रिस्क रहता है. पर वो स्मॉल पॉपुलेशन होता है. जनरल पॉपुलेशन के लिए वो जेनेटिक्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. हाँ. सो सी, आप तो यूएस के बेस्ट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो अभी, तो डेफिनेटली वो वर्ल्ड का बेस्ट हो गया. हाँ, विदाउट सेइंग. राइट. तो वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल में काम करके हमें आपसे ये जानना है कि इंडियन हेल्थ केयर में कैंसर पे कैसा काम हो रहा है. व्हाट डू यू थिंक? नहीं, अच्छा हो रहा है. मैंने तो MBBS भी यहीं से किया, हमने इंटर्नशिप भी यहाँ पे किया. सो हमने थोड़ा दोनों साइड वी हैव सीन. राइट. और आई वुड से इंडिया में काफ़ी एडवांस हो रहा है. इंडिया में रिसर्च भी हो रहा है. इंडिया में ट्रीटमेंट्स भी सभी ऑलमोस्ट ऑल ट्रीटमेंट्स आर नाउ अवेलेबल. एक थिंग है कि लॉट ऑफ दिस ट्रीटमेंट्स आर एक्सपेंसिव. Especially radiation treatments are expensive. The medicines which we treat, they are very expensive. So I would say कि insurance है, coverage है, if you are well to do, then the treatments are
widely available. It's almost same or even sometimes better, But because you have more जैसे- access. जैसे कि आयुष्मान है, हाँ। तो आयुष्मान में रेडियोथेरेपी इज फ्री, Right, कीमोथेरेपी इज right, फ्री. right. So if the only thing we need to improvise is early detection, Screening, हाँ, screening improve करना right? है. बाकी हाँ, मेरे हिसाब से, बट आई वुड से आपके वहाँ ट्रीटमेंट ज्यादा महंगा होगा हाँ. यहाँ से. डेफिनेटली वहाँ पे तो कैश में तो हो ही नहीं सकता. हाँ, मतलब इफ यू आर नॉट इंश्योर्ड, हाँ, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट. यहाँ अगर आप इंश्योर्ड नहीं हो तो यू कैन थिंक कि हाँ ट्रीटमेंट तो ले लेंगे कुछ करके, Right. ऐसे करके. You can इतना go महंगा to- नहीं है. इतना महंगा नहीं है. It's doable, it's manageable. राइट. और लॉट ऑफ ग्रांट्स होते हैं, लॉट ऑफ फंड्स होते हैं. अभी वो भी अवेयरनेस काफी हो गया है कि अगर किसी को अफोर्ड नहीं हो सकता, देन द लॉट ऑफ दिस सोसाइटीज आर देयर टू, Right. चैरिटेबल ट्रस्ट आर देयर, Right. सो यू डू गेट ट्रीटमेंट. नहीं, आयुष्मान इज डूइंग एक्सीलेंट एक्चुअली, क्योंकि उसमें रेडियोथेरेपी भी फ्री है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कीमोथेरेपी भी फ्री है. तो और बाकी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी भी उसमें इंक्लूड उसमें किया है. इंक्लूडेड है. हाँ हाँ. तो वही है कि अगर आपका डायग्नोस हो गया, देन इट्स ट्रीटमेंट हो सकती है यहाँ पे इट्स बेटर टू गेट ऑपरेटेड एज सून एज पॉसिबल. एज सून एज पॉसिबल. Right. या सो आपको ऑल द स्पेशलिटीज का आप इनपुट ले लो और ट्रीटमेंट स्टार्ट करो. दैट इज द फर्स्ट थिंग. जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट चालू करोगे, उतना जल्दी ये ठीक हो जाएगा. जितना जल्दी ठीक हो जाएगा. और आउटकम तभी मैटर करेगा, बिकॉज आप इमेजिन कीजिए स्टेज 1 का ट्रीटमेंट और स्टेज 3 का और स्टेज 4 का ट्रीटमेंट बहुत अलग होता है. राइट. सो वही है कि अगर प्रॉब्लम से एक बार स्टार्ट हो गया, देन इट्स ऑलरेडी एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर. उसके बाद आप भले इंश्योरेंस और आपका कवर करता हो, बट देन अगेन द आउटकम्स आर नॉट एज गुड एज फाइंडिंग इट अर्ली एट अ अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर. सो वो एक इम्प्रूवमेंट हो सकता है. उसके लिए अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है. Awareness is the only अवेयरनेस इज द ओनली थिंग. स्पेशली डोंट वेट, स्क्रीनिंग स्टार्ट करो. प्रॉब्लम का वेट मत करो. स्क्रीनिंग मैमोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. डेफिनेटली. ये ना मेमोग्राम को एक्चुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इंक्लूड कर लेना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि अब जल्दी जितना होगा, अल्टीमेटली बर्डन तो गवर्नमेंट पे ही आता है. हाँ. मतलब पॉलिसी बनाना इतना इजी नहीं होता है. तो करेंगे शायद आज नहीं तो कल, बट पॉपुलेशन इतना मैमोग्राम इटसेल्फ इज नॉट एक्सपेंसिव. राइट. वी नीड अवेयरनेस फ्रॉम द पेशेंट साइड ऑल्सो, कि आप जाओ टेस्ट करो. मैमोग्राम इज जस्ट लाइक एक्सरे, अच्छा. सो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता. सो इम्पोर्टेंट इज कि पेशेंट्स में अवेयरनेस आओ, जनरल पॉपुलेशन में अवेयरनेस आए कि ये प्रॉब्लम है. इसका अर्ली डिटेक्शन हो सकता है, उसमें डरने की कोई बात नहीं है. Right. आप अर्ली डिटेक्शन करो तो उसका गुड आउटकम है. राइट. सो काफ़ी देयर इज लॉट ऑफ फियर ऑल्सो अबाउट दिस डायग्नोसिस. हमारे यहाँ काफ़ी पेशेंट्स आते हैं कि एक बार डायग्नोस हो गया, उसके बाद भी उनको ट्रीटमेंट नहीं लेना, क्योंकि ट्रीटमेंट से भी इट्स डेंजरस सिचुएशन. दे फील स्ट्रेस, लॉट ऑफ इमोशंस. सो हम एडवाइस करते हैं कि आप ये मैनेजेबल ट्रीटमेंट से आप कर सकते हैं. सो अर्ली डिटेक्शन इज द की. तो इंडिया से अगर किसी पेशेंट को आपसे ट्रीटमेंट के लिए कनेक्ट करना हो तो कर सकते हैं. कर सकते हैं. वेरी गुड. सेकंड ओपिनियन हम देते हैं. राइट. हमारे काफ़ी रिलेटिव्स भी है, पेशेंट्स भी है. वो पूछते हैं क्या करना चाहिए, सही है नहीं है. राइट. सो वी गाइड देम. डेफिनेटली ये हमारे जितने भी प्रेक्षक हैं उनको काफी हेल्पफुल रहेगा. हाँ. तो भरत, ये भरत तो नाम कभी बोला ही नहीं मैंने वैसे. तो मेजर साहब, जैसे हम आपको कॉलेज में बुलाया करते थे, अगर हम ये ना, हमारे टॉक का एक लास्ट सेगमेंट ये रहता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एमबीबीएस कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं, जिनको आगे अगर ऑन्कोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन या सुपर स्पेशलिटी करना है, तो हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ ऑन्कोलॉजी एज अ ब्रांच? हाँ, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत ही अमेजिंग ब्रांच है. इट्स वेरी रिवॉर्डिंग. आपको पहले से उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पहले से उसमें रिसर्च कीजिए. आप पहले से कोई अच्छा मेंटर ढूंढिए, आपके कॉलेज में हो या मेड स्कूल में हो, कोई ऑन्को फिजिशियन हो या कोई फेलो हो जो अभी ट्रेनिंग कर रहा है, उसको पहले से मिलिए. एज सून एज यू आर इनटू रेसिडेंसी और फेलोशिप, यू मीट विद देम, you show them your interest. That is the first thing. Right. Once you do that, then you start doing some research projects. You do some publications, you do some posters,
you create rapport with the faculty, and then you slowly get into the process. You do the rotations with them. I think that is the first thing. You go with them in their clinic, in their hospital, see what their life is, see what they are doing, see how the patients are, so that can give you a different perspective. आपको पता चलेगा कि आपको क्या अपनी पूरी लाइफ क्या करना है और क्या आपका होगा लाइफस्टाइल, तो आपका उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए पहले. तो वो हम एडवाइस करते हैं कि आप करो, एक्सपोजर करो, फेलोशिप करो, ऑब्जर्वरशिप करो, शैडो करो, एंड देन यू कैन प्रोसीड So इनटू दैट. in overall it is not a negative branch, क्योंकि मैंने ऐसा Definitely, सुना कि यार कैंसर वाले पेशेंट्स ट्रीट कर रहे हैं, इसका इज वेरी मच मतलब बहुत ही नेगेटिव एनर्जी रहता हाँ, है. नहीं ऐसे मैंने भी पहले सुना था. हाँ, डिप्रेसिव होता है. हाँ, वही. वैसा बिल्कुल नहीं है, बहुत रिवॉर्डिंग होता है. केसेस आते हैं, डिफिकल्ट केसेस भी आते हैं जिनका अनफॉर्चुनेटली प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता, बट एज अ फिजिशियन अगेन यू गिव देम योर बेस्ट एडवाइस एंड देन यू ट्रीट देम. So, but it is majority of the cases, as I said, are curable, treatable. You see them for years. काफ़ी हमारे जो patients है, family है, वो मिलते हैं ऐसे, क्रिसमस पे गिफ्ट भी लाते हैं, कार्ड भेजते हैं. बढ़िया. So it's a very rewarding branch, I would say, and it has very good future. क्योंकि आपने बोला कैंसर का स्क्रीनिंग बढ़ता रहेगा, population is getting old. Right. The environment is not getting better. It's not changing. नियर फ्यूचर में तो नहीं लग रहा It's not changing in near future. So, so it will continue to be in demand. राइट. So थैंक यू सो मच भाई, मजा आ गया, मतलब बहुत समय के बाद मजा आ गया बात करके. Thank you. थैंक यू भाई. Thank you.